I'm sharing my screen. Tell me it is visible or not. Okay. I have shared my screen. Is it friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we'll be discussing the structure of antigen, a antibody, and the different properties of antigen. Okay. और वो हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा एडवांस एडवांस लेवल में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे. ठीक है. So last day we have discussed different type of immunity system, that is humoral or cell mediated immune system. Someone please tell me what is humoral immunity and what is cell mediated immunity. Any one of you? Humoral Humoral immunity is immunity is associated with B associated with cell, B and cell, cell and cell immunity is mediated associated is with T associated with cell. T cell. Sorry, Sorry. तो kindly. सही है? Yes or no? देखो, मैं इस एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, इसके ऊपर बताना. तो ये एक फॉरेन बॉडी है. ये मैक्रोफेज है. ठीक. ये CD4 है. CD4 मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? साइटोटॉक्सिक्स और हेल्पर. हाँ. Helper, sir. Helper. यस. कैसे याद रखोगे? बोला था पिछले दिन. याद है? कैसे याद रखोगे? देखो, हेल्पर का अंत में क्या है? आर. राइट. और 4 के अंत में क्या है? आर. तो हो गया ना. दिख रहे स्टूडेंट्स? तो ये फॉरेन बॉडी, ठीक है, एक्टिव किसको किया? मैक्रोफेज को. वो किसको एक्टिव किया? CD4 को. ठीक है, थ्रू साइटोकाइंस. और CD4 का ये देखो बी सेल में साइटोकाइंस के थ्रू डिफरेंट साइटोकाइंस. सो साइटोकाइंस मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, एक नोट में भेज दूंगा. ठीक है. उसके जनरल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज साइटोकाइंस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ साइटोकाइंस एंड सिग्नलिंग, वो अच्छे से दिया है. बहुत ईजी है, बहुत ईजी. ठीक है. तो ये बी सेल, ठीक है, ठीक है, प्लाज्मा सेल उसको सीक्रेट करता है. राइट. तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल. तो इसमें बताओ, दो पोर्शन है यहाँ पे और यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे, मतलब विच टाइप ऑफ रेस्पॉन्स? ये सेलुलर है और ह्यूमरल है. लेफ्ट साइड Sir, Sir, humoral. humoral. ह्यूमरल और ये है सेलुलर. ठीक. ठीक, समझ में आ गया चीज? अभी बताओ कोई भी दिक्कत? हाँ. तो ह्यूमरल टर्म किस लिए आया है? ह्यूमरल टर्म आया है ह्यूमोरी से. ह्यूमोरी, राइट. उसका मतलब है बायोलॉजिकल फ्लूइड. ठीक. Humoral immunity, it refers to the adaptive immunity which could be transferred by cell free liquid portion of blood, मतलब सीरम. ठीक है. Now coming to the antigen. पहले बताओ what do you mean by antigen? एंटीजन क्या चीज है? एंटीजन क्या है? One One pathogen pathogen which with The antigens, they are defined specifically as molecules that interact with the immunoglobulin or antibodies.
or you can say it is a substance that induce a specific immune response. ओके तो एंटीजेंस बेटर से, क्योंकि इम्यूनोजन का तो अलग से, तो इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए, इम्यूनोजन के लिए अच्छा एक डेफिनेशन होगा। तो एंटीजन के जो अच्छा डेफिनेशन ये होगा, एंटीजेंस दे आर डिफाइंड specifically as molecules that interact with antibody or immunoglobulin, right? Okay students, okay, or there are different type of antigens. You know how many types of antigen? दो एक एग्जांपल दे दो। देखो एक एक तरीके से होता है इम्यूनोजेन, ठीक है, कौन आ रहे हैं अब, एक होता है इम्यूनोजेन, एक होता है इम्यूनोजेन, राइट। उसका डेफिनेशन पता है, एलर्जेनिक होता है, राइट, नाम से पता चल रहा है एलर्जन क्या है। और वैक्सीन को हम लोग क्या एंटीजन बोल सकते हैं? हाँ, यस, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड तो इम्यून एक और होता है टोलेरोजन, ठीक है। तो एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इम्यूनोजेन, द एंटीजन दैट इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स just like bacteria, virus, fungus, and parasites. These are the particular immunogens that can induce different antibodies or different cellular functions. Okay, tolerogen, the antigen that is capable of producing immunological tolerance. Okay, मतलब इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। Okay, so immune system becomes unresponsive to an antigen due to prior exposure. The antigen that is capable of producing immunological tolerance, that is immune system becomes unresponsive to an antigen due to prior exposure. ठीक है, ये हो गया टॉलरेजन। ओके, सो और एलर्जन, ये तो एलर्जिक रिएक्शन, राइट। इम्यूनोजन, vaccine, an antigen that induces a protective immune response, right? Okay, पिछले दिन मैंने शायद बोला था व्हाट इज एपिटोप एंड व्हाट इज पैराटोप, राइट। पैराटोप एपिटोप पता है ना? कोई बताओ व्हाट इज एपिटोप एंड व्हाट इज पैराटोप? कोई
कोई बताओ, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज एपिटोप एंड व्हाट इज पैराटोप? অ্যান্টিজেনের যেটা স্মল ফ্র্যাগমেন্ট হয় যার সাথে অ্যান্টিবডি বাইন্ড করে সেটা এপিটোপ, আর অ্যান্টিবডির যে অংশটাতে অ্যান্টিজেন হিসেবে বাইন্ড করে সেটা প্যারাটোপ। एग्जैक्टली, ओके। नाउ उसके बाद हम लोग इम्यूनोजेनिसिटी एंटीजेनिसिटी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नाउ एंटीजेनिसिटी, इसके कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो कंप्लीट एंटीजन मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ओके। कंप्लीट एंटीजन, इसका मतलब क्या है? These are the substances with both immunogenicity and immunoreactivity, okay, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंटीजन, ठीक। इनकम्प्लीट एंटीजन, इसको बोलेंगे हैप्टेन, सब्सटेंस ओनली विथ इम्यूनोरिएक्टिविटी बट इम्यूनोजेनिसिटी इसमें नहीं है, ठीक है। ओनली इम्यूनो रिएक्टिविटी। हैप्टेन होगा एग्जाम्पल, ठीक है, हैप्टेन। सो हैप्टेन बेसिकली क्या है? हैप्टेन एक स्मॉल मॉलिक्यूल है दैट इज एंटीजेनिक, ठीक है। हैप्टेन एक एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक, ओके। तो ये कब काम कर सकता है? जब एक लार्ज कैरियर, ठीक है, लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होता है तो उसके बाद ये इम्यून रिस्पॉन्स दिखा सकता है, ठीक है। ये एरलिच ने इसको इंट्रोड्यूस किया हैप्टेन को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हैप्टेन का? डाइनाइट्रोफिनाइल, डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक। ये कैरियर, ठीक है, इसके साथ ये है हैप्टेन, हैप्टेन, ये है कैरियर, ये इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर रिएक्शन। उसके बाद जेनो एंटीजन, जेनो एंटीजन, जेनो एंटीजन मतलब, ठीक है, इट इज अ पर्टिकुलर एंटीजन that is found in more than one species, ठीक है। जेनो, इसका मतलब जेनो मतलब क्या है? फॉरेन और अदर, ठीक, ओके। सो पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, पैरासाइट्स, these are the example of जेनो एंटीजन। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, ठीक। नाउ एलो एंटीजन, इसका मतलब it is a one type of antigen that present in allelic form encoded at the same gene locus in different individuals of the same species, ठीक है। जैसे कि हो गया एबीओ ब्लड सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन के अलग अलग होता है, राइट। सो एन एंटीजन present in allelic form
ठीक है, ABO, HLA सिस्टम, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ऑटो एंटीजन। सर एक मिनट पिछले वाली स्लाइड दिखाना। डन सर। ओके, ऑटो में मतलब सेम, राइट। तो एन एंटीजन दैट despite being a normal tissue constituent is a target of a humoral or cell mediated immune response, just like in autoimmune disease, ठीक है। ठीक है, तो एंटीजन रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये नोट डाउन कर लो अच्छे से, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग एंटीजन तो बाहर का है, ठीक है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एनीथिंग, ठीक है। लेकिन जो जो अलग सा एंटीजन है सबका इफेक्ट सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका अलग कुछ रीजन भी होता है, ठीक है। देखो जैसे कि इसको बोलेंगे क्या, फैक्टर्स affecting immunogenicity। एक है क्या, केमिकल कॉम्पोजिशन, अगर कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स होता है so they are the good immunogens। और just like in protein, the proteins are good immunogens because of their high internal molecular complexity, okay। and so carbohydrate less than protein, lipid कार्बोहाइड्रेट से भी कम, उसके बाद जो अलग सा न्यूक्लियोटाइड वगैरह, ठीक है। तो प्रोटीन सबसे हाईएस्ट इसका केमिकल कॉम्पोजिशन के कारण ये सबसे अच्छा इम्यूनोजन है, ठीक है। दूसरा होता है साइज। द साइज ऑफ द एंटीजन मॉलिक्यूल influence the immunogenicity as well। So substance with a molecular weight of about 1 lakh Dalton shows the best immunogenicity, ठीक है। So 5,000 to 10,000 Daltons, they are very poor immunogens। Third, foreignness, ठीक है। एंटीजन फ्रॉम रिलेटेड स्पीसीज दे आर लेस एंटीजेनिक, ओके। अगर कोई भी अनरिलेटेड स्पीसीज होता है तो वो ज़्यादा फॉरेन होता है, उसके कारण ज़्यादा एंटीजेनिक होता है, ठीक है। सो फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीसीज दे जनरेट डिस्पैरिटी बिटवीन द एंटीजन, ओके। ये ध्यान रखना, फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज generates disparity between antigens, ओके। उसके बाद solubility, जो ब्लड में अच्छे से soluble होगा, ओके, वो बहुत अच्छा immune response दिखाएगा। The substance that is not soluble in the body fluid, it fails to induce immune response,
ठीक। इसके और भी फैक्टर्स होता है, तो इसको लिखो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और भी फैक्टर्स कैसे हैं, जेनेटिक्स ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब एमएससी के कारण, ठीक है। तो जेनेटिक्स, सेम एक्सपोजर हो रहा है कोरोना के कारण, सेम ही स्ट्रेन, लेकिन डिफरेंट ह्यूमन बीइंग को अलग अलग सब वे में उसका इफेक्ट कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, ठीक है। तो जेनेटिक्स ऑफ रेसिपिएंट। और डोसेज ऑफ एंटीजन, कैसे डोज आ रहा है उसके ऊपर। और कोरोना जब टेस्ट हो रहा था, ठीक है, पहले पहले, अभी तो नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर किसका कोरोना मतलब वायरस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो भी दिख जाता था, ठीक है। तो कितने अमाउंट ऑफ एंटीजन वो इफेक्ट किया है वो भी एक कारण होता है, ठीक है। वो ज़्यादा एंटीजेनिक की नहीं है। দাদা এটা একটু বুঝতে পারলাম না, এক্সপ্লেন করো একটু লাস্ট পয়েন্ট। हाँ, डोजेज ऑफ एंटीजन मतलब कितना अमाउंट एंटीजन इन्फेक्ट किया है, ठीक है। मान लो कि हमारा थ्रोट में कोरोना आया है, हमारा थ्रोट तक सीमित है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इतना हानिकारक नहीं है। अब वो अगर लंग्स तक चला गया है वो ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो डोसेज मतलब कितने अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी के लिए। और इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन सा पाथवे में उसका इनहेलेशन हुआ है, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनस, ओरल, इनहेल्ड, इसके ऊपर भी ये होता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग चीज़ है। फॉरेननेस, मॉलिकुलर साइज, ठीक है, केमिकल, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन, और ये सब जो होता है सॉल्युबिलिटी, जेनेटिक्स, डोसेस, ओके। और ऐसे तरीके से डोज को ऐसे भी तरीके से देख सकते हो कि वैक्सीन के लिए डिफरेंट तो वो तो एंटीजन ही है, ठीक है। जो वैक्सीन को हमारे बॉडी में अंदर दे रहे हैं वो तो एक एंटीजन ही है। तो डिफरेंट सबका बूस्टर डोज नहीं लगता है, ठीक है। सिर्फ किस मतलब कुछ जैसे कि कोरोना के कारण वो बूस्टर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक डोज 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना एंटीबॉडी लेवल उसका हाई रहता है, ठीक है, फिर घटते जाएगा 6 महीना IgG, ठीक है। नाउ एडजुवेंट, व्हाट इज एडजुवेंट? एडजुवेंट मतलब टू हेल्प, ठीक है। So adjuvant, it is a component that particularly potentiates hapten or low molecular weight antigen, okay। तो adjuvant ये बहुत अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। So these are the substance when mixed with the antigen or immunogen, basically ये वैक्सीन के समय भी यूज किया जा सकता है, okay। It enhances the immunogenicity of the particular antigen, okay। So adjuvants are often used to boost the immune response when an antigen has low immunogenicity or very small amount of antigens they are present, okay। So example एक हो सकता है, अच्छा वो है एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, उसको बोलते हैं क्या, एलम, ठीक है। It enhances its immunogenicity by prolonging the persistence, और ये फैगोसाइटोसिस जो होता है उसका वो हाई करता है, ठीक है। और ये एलम, इट इज द ओनली अप्रूव्ड एडजुवेंट फॉर जनरल ह्यूमन यूज, ठीक है। इसके
अलावा भी दो अलग सा है, एक है फ्रियॉन्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, एक है फ्रियॉन्स कंप्लीट एडजुवेंट। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रियॉन्स इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ठीक, फ्रियॉन्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, इट इज वाटर इन ऑयल इमर्सन। ठीक है, मतलब एंटीजन एक्वस सॉल्यूशन में है, मिनरल वेल में भी हो सकता है। ठीक है, और फ्रियॉन्स कंप्लीट एडजुवेंट, इसमें देखो ऐसे तरीके से लिख सकते हो, मतलब इनकम्प्लीट प्लस हीट किल्ड पैथोजन। ठीक है, तो ये होगा फ्रियॉन्स कंप्लीट इनकम्प्लीट एडजुवेंट और फ्रियॉन्स कंप्लीट एडजुवेंट। वाटर इन वेल ये याद रखना। ठीक है, एक और बात, तो हम लोग एपीटॉप के बारे में दादा बोलो। तो वो एक क्वेश्चन था, मैनाइट मोनोलिएट समथिंग था ना, वो समझ में नहीं आया था जब पढ़ा, तो बता सकते हैं? म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड। नहीं नहीं नहीं, वो जो मैनाइट मोनोलिएट समथिंग, वो ये उषा में पढ़ा था, वो ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी था। क्या देखना देखना पड़ेगा। ठीक है, बाद में अच्छा ठीक है, ठीक है। यू कैन सेंड मी लेटर। ठीक है, तो देखो उसके बाद है, हम लोग एपिटोप के बारे में बात किए हैं। ठीक है, लेकिन एपिटोप के सिर्फ एंटीजन का होता है, सॉरी हाँ एंटीजन का होता है, लेकिन ये नॉट फॉर ओनली द एंटीबॉडी। ठीक, नॉट फॉर ओनली द एंटीबॉडी, ये बी सेल एपिटोप भी हो सकता है, टी सेल एपिटोप भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि एंटीजन बाद में बी सेल में भी अटैच करता है और टी सेल में भी, when in B cell. So in case of B cell epitope, its ability to function as B cell epitope is determined by the antigen binding site on the antibody molecule displayed by B cell. ठीक है, और B cell, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। B cell epitope जो होता है बेसिकली इज कंपोज्ड विद द हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड। ठीक है, और ये जो इम्यूनोजन है, मतलब पर्टिकुलर एंटीजन है, इसका फ्लेक्सिबल रीजन होता है, उसमें ये प्रेजेंट है। ओके, और टी सेल एपिटोप, व्हाट इज टी सेल एपिटोप? तो पहले एक पैथोजन आने के बाद, मान लो कोई पेप्टाइड आया है, उसका क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये एमएससी मॉलिक्यूल वो इसको प्रेजेंट करेगा, किसके पास, टी सेल। ठीक है, सो तब मतलब एमएससी टी सेल, तो इसका रिसेप्टर भी है, तो इसके साथ एंटीजन को प्रोसेस किया है। सो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स रिकॉग्नाइज बाय द टी सेल फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स which is made by the T cell receptor and MSC molecule. So it has epitope to react, इसमें non covalent इंटरेक्शन होता है। ठीक है, T cell epitopes, they are always presented with the MIC, remember। ठीक है, अंडरस्टूड? तो B सेल एपिटोप भी होता है और T सेल एपिटोप भी होता है, दो अलग अलग सा। सुपर एंटीजन, Excuse me, sir. यस यस, Sir, please B cell epitope. बी सेल, मैं क्या कह रहा हूँ, बी सेल एपिटोप। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कर रहे हैं, राइट, तो एंटीबॉडी कहाँ से होगा,
बी सेल से, राइट, प्लाज्मा बी सेल, तो उसको बाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो वहाँ पे एक अलग सा उसका प्रॉपर्टीज है जिसमें वो क्या बोला मैंने, एक हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड जनरली वो बी सेल एपिटोप जो होता है, मतलब एक पैथोजन, ये पैथोजन है, इसका ये एपिटोप बी सेल के लिए कुछ अलग सा है, टी सेल के लिए अलग सा है, ठीक है। तो एक ही एपिटोप के थ्रू ये बी सेल और टी सेल से बाइंड नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। तो वही बात मैंने बोला कि बी सेल एपिटोप के लिए उसका क्या होता है, जो जनरली मतलब प्रोटीनेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड उसमें होता है, और ये इम्यूनोजन का जो फ्लेक्सिबल रीजन है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। और टी सेल एपिटोप के लिए वो कहाँ पे मिलता है, वो एक, तो यहाँ पे क्या बोला, एमएससी मॉलिक्यूल, उसको क्या कौन प्रेजेंट किसको प्रेजेंट कर रहा है, वो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, किसके पास, ये टी सेल, वो टी सेल इसके पास क्या है, टीसीआर भी है, ठीक है। तो उसका तब इस टीसीआर के साथ कौन सा वो एंटीजन का जो है वो एपिटोप वो बाइंड करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। एक और बात है, होता है सुपर एंटीजन। तो कोरोना के टाइम सुपर एंटीजन बहुत बार सुने होंगे, राइट। व्हाट इज सुपर एंटीजन, एनी आइडिया? सो ये क्या करते हैं सुपर एंटीजन, इट इज क्लास ऑफ एंटीजन, ठीक है। इट कैन कॉज नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन, इट कैन कॉज नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स। तो इसका रिजल्ट में क्या होगा, हाँ, रिजल्टिंग इन ओके, उसके थ्रू मैसिव साइटोकाइन रिस्पॉन्स होगा, साइटोकाइंस वो रिलीज होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर साइटोकाइन रिलीज होगा तो सेलुलर उसका इन्फ्लेमेशन वगैरह वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है सुपर एंटीजन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये है एंटीजन के पूरा जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द एंटीजेंस, ये खत्म हो चुका है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, अगर नहीं है हम लोग एंटीबॉडी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मिनट थोड़ा सा देख लो। দাদা ইয়েস, বলছি ভ্যাকসিন সময় প্রথমে যে অ্যান্টিজেনটা প্রবেশ করানো হয় ইয়েস। বুস্টার ডোজের সময় কি ওই একই অ্যান্টিজেন প্রবেশ করানো হয়? देखो डिफरेंट बूस्टर मतलब अगर ये देखोगे जो बच्चे के इन्फेंट के टाइम, ठीक है, तो उसका डिफरेंट डोज का डिफरेंट उसका अमाउंट रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ केस में सेम अमाउंट ही दे सकते हैं, देते हैं। कोरोना के केस में तो वही हो रहा है ना, सेम अमाउंट में दे रहे हैं। वो एक टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफरेंट वे में भी दिया जा सकता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट इस मामले में है कि उसका जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन एक मोटा मोटी लेवल, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन वो रखना होगा, ठीक है। और वो लाइफ लॉन्ग नेवर, इट विल नेवर बी लाइफ लॉन्ग, ओके। ओके, 2 मिनट हो गया। चलो, एंटीजन, एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी कहाँ पे मिलते हैं, बोलो। লিনোড
हम्म कहाँ पे मिलते हैं? ब्लड में मिलेगा? बोलो, एंटीबॉडी नेचुरलाइज कैसे है? इट इज प्रोटीनेशियस और एनीथिंग एल्स? हाँ प्रोटीनेसियस। कैसा प्रोटीन? विच टाइप ऑफ प्रोटीन? हाँ विच टाइप ऑफ प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो देखो पहले एंटीबॉडी उसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनो Immunoglobulins. इम्यूनोग्लोब्यूलिन, राइट? और आईजी। Immunoglobulin is a glycoprotein that is made in response to an antigen and can recognize and bind that antigen and cause it production. ठीक है? So they are basically gamma globulin. ठीक है? Gamma globulin. इसमें 25 to 30% of total serum protein. ठीक? So basically antibodies are present in serum, tissue fluids and mucosal surfaces and on the surface of B cell. Okay? तो सिर्फ क्या एंटीबॉडी है गामा ग्लोबुलिन है? नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे कि आईजीजी सुपर फैमिली है, एक है आईजीजी सुपर फैमिली, राइट? इसके अंदर एक होता है एंटीबॉडी। ऑल्सो सिमिलर स्ट्रक्चर दे कैन बी seen in T cell receptor, class 1 to MSC molecule and part of B cell receptor. Yes or no? ठीक है? T cell receptor भी मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सी पे एस ये होता है आईजी अल्फा, आईजी बीटा, ये हेटेरोडाइमर, राइट? ये एंटीबॉडी, ठीक? टी सेल रिसेप्टर हम लोग तो पिछले दिन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किए थे ना, टी सेल रिसेप्टर। सब है मेम्ब्रेन बाउंड, देखो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन, MSC1, ठीक? ये बीटा, ये अल्फा, MSC2, ठीक है? तो किसने ये डिस्कवर किया था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर? रॉडनी पॉर्टर एंड जेराल्ड एडलमैन, 1972, नोबेल प्राइज, ठीक है? तो we have already discussed about the nature of antibody, that is glycoprotein, and the polysaccharide part of the antibody basically protects from the proteases, okay? And
and another function. So polysaccharide part has two functions. One is protection from proteases, and another, it increases solubility in blood. ठीक, antibody molecule, it is a heterodimer, right? Heterodimer जिसमें लाइट चेन एंड हैवी चेन देख सकते हैं, राइट? तो कितना पेप्टाइड चेन है इसमें टोटल? चार। एक वाई सेप्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाई सेप्ट 4 पेप्टाइड चेन, ठीक है। इसमें 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन, दोनों ही ये लाइट चेन आइडेंटिकल है और हैवी चेन भी ये आइडेंटिकल है, ठीक है। चलो अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो किसने ये डिस्कवर किया है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, ये सब क्वेश्चन भी पूछता है, तो एक क्वेश्चन वहां से भी रहेगा। NH2 मतलब तो एक पेप्टाइड है, राइट? NH2 मतलब N टर्मिनल, N टर्मिनल, ठीक है, N टर्मिनल। तो इसमें बताओ हैवी चेन कौन सा है और लाइट चेन कौन सा है? लॉम्बार्ड हैवी चेन। दिस वन इज हैवी चेन, राइट? और ये है लाइट चेन। सब लोग ड्रॉ करो। तो हैवी चेन है तो इसका नाम है वेरिएबल हैवी, इसलिए VH, ठीक है। ये कांस्टेंट रीजन है। ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है, इसलिए है VL, ठीक है। ये है CL, ओके। CH1, ये है CH2, CH3। IgM के लिए डिफरेंट 5 अलग सा कांस्टेंट रीजन उसका रहता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? और ये सिमिलर स्ट्रक्चर है इसलिए मैं नहीं लिख लूँ अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये वेरिएबल रीजन, ठीक है, वेरिएबल रीजन में जनरली 110 एमिनो एसिड रहता है। कितना? 110। वेरिएबल रीजन में भी एक स्पेशल हाइपर वेरिएबल रीजन रहता है, उसको बोलते हैं CDR और कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमिनिंग साइट, कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमिनिंग साइट, ठीक है। तो पहले एक बात समझो, कांस्टेंट कौन सा रीजन है? ये जो रीजन है ये है कांस्टेंट, FC करके भी लिखा जाता है, ठीक है। FC मतलब क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट, क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट। और FAB कौन सा रीजन है स्टूडेंट्स? ऊपर वाला ये है FAB, ठीक। FAB का मतलब क्या है? Fragment of antibody binding. एंटीजन बाइंडिंग सेगमेंट। तो कितना है ये? अगर 2 है तो हम ऐसे 2 लिख सकते हैं, राइट?
लिख सकते हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज है, इसको बोलता है क्या, JHN, राइट। यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज है, ओके। तो CDR क्या है, वेरिएबल रीजन कौन सा है, कांस्टेंट रीजन कौन सा है, ये पता चल गया, ओके। ना वन मोर थिंग, ये जो कांस्टेंट रीजन है यहाँ पे भी बाइंडिंग होता है, किसका बाइंडिंग होता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री साइड, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ से आके बाइंड कर सकते हैं, ठीक। और भी अलग अलग सा। और CH4 ये CH3 तक हम लोग देखे हैं, CH4 IgE और IgM में देखा जाता है, IgE IgM, ठीक, IgE और IgM। सो ये एंटीजन बाइंडिंग के लिए स्पेशलिटीज में है, ये है बायोलॉजिकल FC रीजन, जनरली नोन फॉर बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और रिएक्टिविटी। जैसे कि CH2 की इसमें एक CHO ऐसे करके रहता है ना, डोमेन तो है ये, CHO इसमें मिलता है, ठीक। तो इसका जो केमिकल नेचर है, इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। वो हो गया ना, ये फिगर ड्रॉ हो गया, Yes, sir. ओके। एमिनो एसिड्स इन CDRs, मतलब अभी भी बता, बोलो CDS मतलब Complementary binding reaction. interact with amino acids in epitope के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे वे में, नॉन कोवैलेंट मतलब कौन कौन सा बॉन्ड है, van der Waals, hydrophobic codes, यस। सो फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, यह भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये देखो, ओवरऑल बाइंडिंग स्ट्रेंथ को बोलता है, ओवरऑल बाइंडिंग स्ट्रेंथ बोलता है एफिनिटी, ठीक। और फंक्शनल एफिनिटी को बोलता है एफिनिटी। So affinity and avidity both measures of binding strength. Okay, affinity is a measure of the binding strength at a single binding site. एक सिंगल बाइंडिंग साइट का मेजर है, वो है एफिनिटी। एफिनिटी इज द मेजर ऑफ द टोटल बाइंडिंग स्ट्रेंथ। तो ये टोटल, ठीक है, टोटल बाइंडिंग स्ट्रेंथ। और ये है सिंगल बाइंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक। इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो सो बेसिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के लिए, उसका डिटर्मिनेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। एक पोर्टर ने किया था, डाइजेशन विथ पेपाइन,
पेपाइन किसने किया था? पोर्टर, 1950। ठीक, तो उसमें क्या हुआ था? तो ये एंटीबॉडी है, इसका हैवी चेन हुआ, ठीक है, ये लाइट चेन हुआ, ये एसएस, ठीक है किसके साथ हुआ? पेपाइन, पेपाइन, ठीक। तो पेपाइन, उसका पेपाइन क्या है, कैसा है, क्या करते हैं पेपाइन? प्रोटीन डाइजेस्ट, प्रोटीन डाइजेशन। पेपाइन क्लीव्स above the SS bond, ठीक है, it produces three segments और fragment, ठीक है, बेटा से fragment, 3 fragment, 2 identical fragment called FAB, ठीक है, and other FC। तो यहाँ से कैसे हो गया उसका डाइजेशन की बात? ठीक, तो 2 FAB स्टील एसएस ये इंटेक्ट है, ये स्टील इंटेक्ट है, ये इंटेक्ट था, हैवी चेन लाइट चेन इंटेक्ट था, हैवी चेन लाइट चेन इंटेक्ट था, लेकिन ये भी इंटेक्ट था। तो 3 अलग अलग, अच्छे से देखो, हैवी चेन लाइट चेन अलग नहीं हुआ, फ्रैगमेंट अलग हुआ, तो 2 साइड में अलग हो चुका है 2 फ्रैगमेंट, और ये एक अलग सा फ्रैगमेंट, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? सेम हेवी चेन लाइट चेन, तो पेप्सिन डाइजेशन, किसने किया था? नाइसोनॉफ, ये भी 1950s में ही हुआ था, ठीक है। पहले देखो रिजल्ट, तो पेप्सिन क्लीवेज occurs below the SS bond of hinge region, जैसे कि इसमें हिंज, मतलब ये एसएस स्टिल इंटेक्ट है इसमें, लेकिन ये अलग हो चुका था, ठीक, इस पोर्शन अलग हो चुका था, इसमें ऐसा नहीं हुआ, हिंज रीजन वो उसमें था, ठीक है। और FC फ्रैगमेंट is not recovered, ठीक है, digested to small numerous peptides, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट था, एक था पेपाइन, ठीक है। तो डिफरेंस पता है, हिंज रीजन के ऊपर, हिंज रीजन का नीचे, ये ऊपर हो गया, ठीक, और ये नीचे हो गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और होता है मार्केप्टो इथानल रिडक्शन, ठीक है, मार्केप्टो इथानल रिडक्शन, इसमें क्या होता है?
मतलब एंटीबॉडी से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो खाली ऐसे करके SH, ठीक है। तो H चेंज लाइट चेन, ठीक है। तो SH हो गया अब, ठीक। तो चार देखो अलग सा, तो ये हुआ, ओके। समझ में आया क्या? 3 एक्सपेरिमेंट अलग अलग से, ओके। अब फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी, फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी बताओ तो, 2-3 क्या क्या फंक्शन है? एक है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन कोई बोलेगा? व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन? Adherence. बोलो, अच्छे से बोलो, क्या है ऑप्सोनाइजेशन? क्या है? सेमिस्टर ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है टू मेक टेस्टी, एंटीबॉडी आकर इस एंटीजन में बाइंड कर जाएगा और उसको फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करेगा। यस, टू मेक द फूड टेस्टी, राइट। तो अच्छे से फैगोसाइटिस को इसमें हेल्प करेगा। दूसरा है क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बाय RBC। और एक और होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC, ठीक है। एक और होता है जनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लीमेंट के अंत में होता है, मैक, ठीक। मैक के नाम सुने होंगे, राइट। IgM और IgG, इसमें IgG को करता है जनरली, IgG ऑप्सोनाइजेशन, ये भी IgG। मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन, कौन करता है? कौन सा एंटीबॉडी? IgE। यस, ठीक है। नाउ सब क्लास ऑफ एंटीबॉडी। सब क्लास मतलब तो डिफरेंट। लाइट चेन, हाँ लाइट चेन, एक बार फिर, हाँ बोलो। Please previous slide बताना. कौन सा पोर्शन? बहुत इजी है, देखो। Done sir. कुछ सेकंड पॉइंट है, बोलो देना। क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स और आरबीसी टा। यस, तो आरबीसी को ये एंटीबॉडी क्या करता है, उसको कोई भी इम्यूनो कॉम्प्लेक्स अगर बनाए, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स किसके किसके साथ बनता है? एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। ठीक, कोई भी एक इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो उसको वहां से हटाने के काम करता है आरबीसी, IgM और IgG मॉलिक्यूल जनरली, वो वन टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइप, ठीक है। तो बोलो अब, हाँ सब क्लास क्या है? तो ये हैवी चेन के ऊपर बेसिस में होता है, राइट। So based on heavy chain, immunoglobulins are classified into 5 classes: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, और गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन. So these are the different heavy chains. लाइट चेन भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। लाइट चेन
ये दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है? कप लैम्डा। यस, कप्पा एंड लेमडा। और कौन सा ज़्यादा पाया जाता है कप्पा और लेमडा के बीच? कप्पा। कप्पा। यस, कप्पा चेन्स आर मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड। एक डिजीज होता है बेन जोन्स डिजीज करके, ठीक है, उसमें लाइट चेन क्या हो जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, बेन जोन्स प्रोटीन भी कहते हैं। डिजीज तो नाम क्या है ना? बेन्स जोन्स, ठीक है, बेन्स। प्रोटीन, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन यूरिन के थ्रू आ जाता है, ठीक है। देखो, तो आईजीजी, ठीक, तो ये आईजीजी सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी? जी। IgG. आईजीजी 80% सबसे ज्यादा, ठीक। तो कहाँ पे मिलते हैं आईजीजी? Blood, lymph, and intestines. या, सो ब्लड, प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें? क्रॉस प्लेसेंटा। It can pass to the placenta. Yes, and provide the natural immunity to fetus, ठीक है। It acts against the bacteria and viruses by opsonization, ठीक है, neutralization, okay, activate complement pathway, activate complement pathway, न्यूट्रलाइजेशन करता है, ऑप्सोनेशन करता है और कॉम्प्लीमेंट पाथवे में काम करता है, ठीक है। और इसका सब क्लास, इसका भी सब क्लास है 4, IG1, IgG1, IgG2, 3 एंड 4, ठीक है। IgG1, 3 एंड 4 दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है, लेकिन जो 2 है वो क्रॉस नहीं कर सकते, ओके। और इसमें IgG4 तो सबके पास कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा, लेकिन IgG4 इसके पास कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं होता है, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन। उसके बाद IgA इसके बाद 10 to 15% ये मिलता है। तो बोलो ये कहाँ पे मिलता है? Secretion, saliva, सलाइवा। और कहा? tears, sweat, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, राइट, mucus of bronchial, genitourinary and digestive tracts, okay. So IgA इसको क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी IgA, सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी, मतलब एक टाइप का पर्टिकुलर IgA है, ठीक है, जो एक्सटर्नल सिक्रेशन उसमें मिलता है, उसको बोलते हैं सिक्रेटरी IgA, ओके। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पूछता है? ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो न्यूबॉर्न को ये प्रोटेक्ट करता है IgA, ठीक है, IgA, ये याद रखना। उसके बाद IgM क्या है? ये 5 to 10% मिलता है। ये पेंटामर है, ठीक, और इसमें पेंटामर है और कितना पैराटॉप है इसमें? टोटल 10, ठीक है, डाइवेलेंट है, ठीक है, डाइवेलेंट। और IgM क्या काम करता है? प्राइमरी इम्यून रिस्पांस।
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंस है? And first immunoglobulin to be synthesized by the neonatal. ओके, एक तो प्लेसेंटा से मिल रहा है, एक तो मिल रहा है सेल एरिया से, ब्रेस्ट मिल्क से, और ये फर्स्ट जो नियोनेटल वो सिंथेसाइज कर रहा है। ओके, उसके बाद IgE एंड IgD ये वेरी लेस टू 0.2%। ठीक है, so it is found to bind to basophil and mast cell and activate these cell to produce antimicrobial factors। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल जो फैक्टर्स है वो सीक्रेट करने में ये हेल्प करता है। ओके, उसके बाद है IgE ये भी सबसे कम मात्रा में ये मिलता है। IgE इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टिल नॉट क्लियर, बट हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज IgE मेडिएटेड, मतलब एलर्जिक रिस्पॉन्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है IgE। ठीक है, IgE बाइंड्स द FC रिसेप्टर, मतलब यू नो दैट व्हाट इज FC रिसेप्टर, सो उसमें ये बाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये है डिफरेंट टाइप का जो है एंटीबॉडीज। ठीक है, और एंटीबॉडीज की इसका भी सब क्लास बता दिया। ठीक है, IgG1 G2 ऐसे करके। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ये बताया था क्या? आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट क्या है बताया था ये? बोलो, आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट। ये माउस का IgG1 है और ये माउस का IgM है। तो डेफिनेशन क्या बोलोगे? হেভি চেনের পার্থক্য অনুযায়ী মানে সেম ইন্ডিভিজুয়ালে হেভি চেনের পার্থক্য অনুযায়ী আমার অ্যান্টিবডি एग्जैक्ट, आइसोटाइप मतलब कांस्टेंट रीजन राइट ऑफ हेवी चेन। तो कांस्टेंट रीजन ऑफ द हेवी चेन ये चेंज होगा, मतलब एक IgG और IgA, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटाइप। ठीक है, ह्यूमन के केस में भी बोल सकते हो। डिफरेंस इन ठीक। उसके बाद एलोटाइपिक। IgG1 बोलो बोलो बोलो, ये बोलो क्या है? डेफिनेशन बताओ कोई। सेम स्पीसीज, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जेनेटिक डिफरेंसेस हो रहा है, दो अलग अलग एलिक फॉर्म हो रहा है सेम जीन का, दो डिफरेंट एलिक फॉर्म, जिसमें शायद कुछ एमिनो एसिड डिफरेंस भी हो सकता है। यह है एलोटाइपिक, मतलब एक पर्टिकुलर ह्यूमन का एक IgG1
और दूसरा ह्यूमन बीइंग का IgG1, ठीक है। तो सेम एंटीबॉडी तो है, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस होता है। तो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग का ये दो इंडिविजुअल के बीच ये है एलोटाइपिक। सो बिटवीन द सेम स्पीसीज ड्यू टू एलिलिक वेरिएशन, ये एलिलिक वेरिएशन याद रखना, एलिलिक वेरिएशन, एलिलिक वेरिएशन लीड्स टू डिफरेंस इन हेवी चेन सबटाइप्स, लाइट चेन, कप्पा चेन, ओके। उसके बाद थर्ड वन इडियोटाइपिक। IgG1 ये भी IgG1, लेकिन ये X एंटीजन, ये Y एंटीजन। बोलो इसके लिए बताओ। एंटीजन बाइंडिंग रीजन डिसेमिनेट सेगमेंट। द वेरिएबल जो रीजन है VH and VL, it could be antigenic determinant. Each individual variable region act as antigenic determinant, okay, which is known as idiotype. Each individual variable region act as antigenic determinant known as idiotype. So idiotypes could be in antigen binding site or outside of it. Antibody which have minimal variation in isotypic and allotypic could be used to produce antibodies against idiotypes. तो इसके लिए देखो सेम एंटीबॉडी लेकिन दो डिफरेंट एंटीजन के कारण, तो 5 ही एंटीबॉडी है, ठीक। तो हो सकते हैं बैक्टीरिया के कारण ये बन रहा है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में, और ये प्रोटोजोआ के कारण भी यही बन रहा है। तो उस टाइम हम लोग उसको बोलेंगे क्या, इडियोटाइपिक, ठीक है, इडियोटाइपिक। तो इट इज ड्यू टू द यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल डोमेन्स। अंडरस्टूड? हो गया? अब एक चीज ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एबीज एंटीबॉडीज, ठीक है। ये इनिशियल एक्सपोजर, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये इनिशियल एक्सपोजर, ठीक है, इनिशियल। अगर ग्राफ पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, नो, सेकेंडरी रिस्पॉन्स ये होगा, सेकेंडरी एक्सपोजर, ये सेकेंडरी एक्सपोजर, ये है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अच्छा होगा सेकेंड टाइम, क्योंकि पहले जिसको इनको पता है, ठीक है। तो बूस्टर डोज भी ऐसे वे में काम करता है। तो ये एंटीबॉडी खत्म। देखो अच्छे से 2 मिनट देख लो, कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट मतलब समझ में आया, कौन सा रीजन को एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कर रहे हैं?
रहता था,